सभी देखने वालों की खिदमत में मैं जावेद नसीम अपना सलाम पेश करता हूँ। और बाद सलाम, आज की इस महफिल में मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी अजीम शख्सियत से करने जा रहा हूँ कि जिनका नाम भी आपने सुन रखा होगा, जिनके काम से भी आप वाकिफ़ होंगे। और अगर आपने इनके बारे में नहीं सुना है तो मैं आपकी याददाश्त को थोड़ा सा झिझोड़ देता हूँ। आज हमारी मुलाकात जो होगी वो अजीम जर्नलिस्ट जनाब हसन कमाल साहब से होगी। न सिर्फ ये कि वो एक अजीम जर्नलिस्ट, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट रह चुके हैं, बल्कि जो लोग अखबारात पढ़ते हैं वो ब्लिट्ज़, सहाफ़त और इनकलाब से अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे। इससे इनका ताल्लुक़ काफ़ी सालों तक रहा। और इतना ही नहीं, इन्होंने फिल्मों में गीत भी लिखे हैं और इनके 2 गीत तो इतने मशहूर हैं कि अगर मैं गीत का सिर्फ मुखड़ा आपको बताऊं तो फ़ौरन वो पूरा गीत आपके जहन में आ जाएगा। इसके अलावा भी बहुत कुछ है इनकी शख्सियत में जानने के लिए, लेकिन मैं अपने सवालों के ज़रिए इनकी शख्सियत के पहलुओं को आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने लाऊंगा, क्योंकि कोई भी मज़ेदार कहानी जब परत दर परत, सफ़ा दर सफ़ा पढ़ते हैं तो उसका लुत्फ़ कुछ और होता है। तो आज हम अपनी गुफ्तगू की शुरुआत करने जा रहे हैं और आपके सामने हैं जनाब हसन कमाल साहब। हसन साहब, ऐसा है कि अगर आपकी शख्सियत का मैं अहाता करने बैठूँ तो ये बड़ा ही मुश्किल है कि आपको अल्फाज के दायरे में लाकर आपकी शख्सियत के बारे में कोई बात कही जाए। लेकिन उसके बावजूद मैंने कोशिश की है कि मैं आपके शख्सियत के उन पहलुओं की तरफ थोड़ा रोशनी डालूं और लेकर मैं उस चीज़ को लोगों के सामने आऊं कि ये जो आम लोग हैं जो महज फिल्मों से वाबस्ता हैं, या कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ अदब से वाबस्ता हैं, या कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ सियासत से वाबस्ता हैं, इन तमाम लोगों को मैंने चाहा है, मेरी कोशिश है कि मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर ला के आपसे गुफ्तगू करूँ कि जिसमें वो सारी बातें मेरी कवर हो जाए। क्योंकि आपका ताल्लुक़ जो है फिल्मों से भी रहा, सियासत से भी रहा, अदब से भी रहा, तो उस हवाले से बहुत ही कम शख्सियतें ऐसी होती हैं कि जिनके अंदर हमें इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे असनाफ मिल जाते हैं। मैं पहले आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अगर आपकी कारकर्दगियों के हवाले से अगर मैं उस पर नज़र डालूँ तो आपकी शख्सियत और उसमें छुपे हुए इतने रम्ज़ हैं, इतने ज़ाविये हैं कि जिस तक पहुँचना भी एक बहुत बड़ी बात है। हालांकि ये मेरी एक कोशिश है और मैं अपनी इस कोशिश में किस हद तक कामयाब रहूँगा ये तो आप बता सकेंगे या हमारे देखने वाले बता सकेंगे। तो ये जो हसन कमाल साहब की ज़िंदगी का सफ़र शुरू हुआ, ये कैसे शुरू हुआ? सफ़र तो जाहिर है पैदाइश से शुरू हुआ। नहीं, पैदाइश के बाद जैसा कि होता है जी, उसके बाद जाहिर है जैसा कि हर सफ़र में होता है, हर आदमी के सफ़र में होता है जी। मेरे सफ़र में भी बहुत से चीज़ के मुकाम आते रहे, मोड़ आते रहे, मैं उनसे एडजस्ट करता रहा क्योंकि जिंदा रहना था। और रफ्ता रफ्ता जिंदगी आगे बढ़ती चली गई। जी जी। आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे मार्केट सर किए हैं कि मैं समझता हूँ कि वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके नाम से ही वो चीज़ें मंसूब हैं। मिसाल के तौर पर ये IPRS, उसके आप फाउंडर्स में रहे और उसकी बुनियाद रखने में और उसे आगे बढ़ाने में भी आपने एक बहुत ही अहम रोल अदा किया था। और इसमें जो है वो आप इसके डायरेक्टर की हैसियत से भी आपने काम किया, फिर आप चेयरमैन के भी ओहदे पे फाइज रहे। तो हमारे देखने वालों को आप ये बताएं कि ये जो IPRS है जिस हवाले से आपका नाम आता है, उसकी थोड़ी सी तफसील वो जी। IPRS जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का मामला है। ऐसा है कि हमारा और दुनिया के दूसरे मुल्कों का एक बाहिनी मुआहदा है जी कि यहाँ पर वो म्यूज़िक जो बिजनेस के लिए इस्तेमाल की जाती है या जो लोग अपने बिजनेस इस्तेमाल करते हैं, तो चाहे इंटरनेशनल हो या नेशनल हो, उनको हमसे परमिशन लेना पड़ती है। तो परमिशन हम देते हैं, उसका एक मखसूस तरीका है और उसके बाद उसकी रॉयल्टी जमा होती है। रॉयल्टी जमा होने के बाद हम ये देखते हैं कि उसमें इंटरनेशनल जितनी भी उसकी इंग्लिश म्यूजिक होती है वो हम भेज देते हैं उसको लंदन या दूसरी जगह जो बड़ी वो हैं, और जो हिंदुस्तान का पैसा इकट्ठा होता है उसे हम जमा करते हैं और इस खास हैसियत से जिन लोगों की वो म्यूजिक इस्तेमाल हुई है उनको पैसा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पहले ये मामला बहुत छोटा था,
तो क्योंकि इतना ज़्यादा वो था नहीं, क्योंकि बहुत से लोग म्यूज़िक को जब हम उनसे कहते हैं कॉपीराइट है तो उनकी समझ ही नहीं आता ये क्या है। एक मिनट। बड़ी मुश्किल से लोगों को पता नहीं, गवर्नमेंट तक को नहीं मालूम था, गवर्नमेंट की जो रेडियो वगैरह है उनको भी नहीं मालूम था। वो कहते हैं क्या शिकारी है, हम बजा रहे हैं, आपका क्या लेना देना। लेकिन फिर जब रफ्ता रफ्ता कॉपीराइट का मामला म्यूजिक के अलावा दूसरी जगह पहुंचा, दूसरी कंपनियों, और जब उनको मालूम हुआ कि उनका प्रोडक्ट भी इस तरीके से यूज हो रहे हैं, तो धीरे 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 लोगों की समझ में आने लगा कि नहीं, ये एक राइट है। और इसमें जिन लोगों ने काम किया है, खासतौर पर वो लोग जो म्यूजिक बनाते हैं, सुनाते हैं, वो लोग जिन्होंने गाने लिखे हैं, वो लोग जिन्होंने गाने कंपोज किए, इन सब का इन पर हक है। और फिर रफ्ता रफ्ता अब ये बात उतनी समझानी नहीं पड़ती, अब लोगों की समझ में आने लगी है। और दुनिया के मुख्तलिफ लोग जो हैं वो अब ये समझने लगे हैं कि हाँ, ये एक प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट की एक कीमत है, और अगर हम इस प्रोडक्ट को अपने बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हैं, मतलब आपका रेस्टोरेंट है या आपका कुछ और है, आप बिजनेस बताते हैं ताकि लोग अट्रैक्ट हों आपकी तरफ, तो हम कहते हैं कि वो आप अट्रैक्शन के लिए बचा रहे हैं हमारा म्यूजिक, अपने पर्सनल प्लेजर के लिए नहीं बजा रहे हैं, इसलिए इसमें से हमारा ये हिस्सा होगा। वो हिस्सा हम तय करते रहते हैं, वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। अब तो पहले जब हम थे डायरेक्टर और चेयरमैन, तो बहुत मुश्किल सारे हिंदुस्तान से हम करोड़ सवा करोड़ रुपया इकट्ठा कर पाते थे। लेकिन बाद में जब चलने लगा तो अब तो IPRs के आदमी 700 करोड़ जी 700 करोड़ पर है ना जी, तो वो बढ़ता जा रहा है, उसके साथ मेंबरों की तादाद भी उसी तरीके से बढ़ती चली जा रही है। तो बहरहाल ये एक अच्छा बिजनेस था। मुझे इस सिलसिले में इतना तजुर्बा नहीं था, लेकिन 2-3 काम करते 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 फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें आई, उसमें वहाँ पे मुकदमे भी हुए, अच्छा, उनको जेल तक जाने की नौबत आ गई, अच्छा, हाँ, सब कुछ हुआ, मगर बहरहाल तमाम चीज़ें निकल गई। और अब तो IPRs जो है वो, और आजकल तो उसके एक्टिंग चेयरमैन जावेद अख्तर साहब हमारे बाद वही हुए जी, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जाहिर बहुत बड़ा नाम है उनका। तो IPRs का तो ये छोटा मोटा तारुफ मैंने आपको दे दिया जी। तो ये तो जनाब हसन कमाल साहब ने IPRs के हवाले से ये सारी बातें बताई। ये इनके चेयरमैन रह चुके और अब IPRs की कुर्सी हमारे जावेद अख्तर साहब संभाल रहे हैं। अब आप ये मत पूछिएगा कि जावेद अख्तर साहब कौन है। मैं हसन कमाल साहब से अब एक दूसरा सवाल करूंगा, क्योंकि इन्होंने ज़िंदगी के बहुत सारे मकाम पे, बहुत सारी फील्ड में काम किया है, और जहाँ भी काम किया है इन्होंने अपना सिक्का जमा दिया है, अपनी पहचान बना ली है, जैसा कि इन्होंने IPRs के मामले में किया। और यूँ समझ लीजिए कि समंदर में एक छोटी सी कश्ती जो उन्होंने डाली थी, अब वो टाइटैनिक का रूप अख्तियार कर चुकी है। और उसी तरह से इनका एक बहुत ही अहम मकाम रहा, जो मुस्लिम OBC की जो मूवमेंट थी उसको कायम करने में भी हमारे हसन कमाल साहब ने एक बहुत अहम रोल अदा किया था। अब मैं ये भी चाहूँगा हसन कमाल साहब से कि ये मुस्लिम OBC का था मामला वो क्या था, उसकी भी थोड़ी सी वजाहत। देखिए, OBC का मतलब होता है अदर बैकवर्ड क्लासेस जी। बैकवर्ड से मुराद वो नहीं है जो आमतौर पर ली जाती है जी जी। ये मंडल कमीशन और उसके बाद से बहुत, जो इंदिरा गांधी के ज़माने में कायम हुआ था, उसके बाद बहुत रिसर्चेज हुई और ये पता चला कि हिंदुस्तान में ऐसे लोगों की बहुत बड़ी तादाद है कि जहाँ अगर बच्चा घर में पैदा होता है तो वो समझते हैं कि एक और आमदनी का जरिया हो गया। बिल्कुल। तो उसकी वजह से एक बहुत बड़ा तबका है हिंदुस्तान में, बहुत ही बड़ा। मैं समझता हूँ कि 60-65% बल्कि उससे भी ज़्यादा, कि जो अपने बच्चों को इससे पहले की जनरेशन में तालीम नहीं दिला सका, क्योंकि वो बच्चा पैदा हुआ, वो दुनिया के घर में पैदा हुआ तो धुनकी करने लगा, दर्जी के घर में हुआ दर्जी का काम करने लगा, तो वो तालीम नहीं हासिल कर सका। इसलिए वक्त के साथ साथ वो पीछे होता चला गया। फिर जब ये चला गया कि नहीं, चूंकि इन पर इतना ज़्यादा जुल्म हुआ है और इनको दूर रखा गया तरक्याती कामों से, इसलिए अब इन्हें आगे आना चाहिए। अब आगे आने के लिए होगा क्या, कहते हैं कि फिर इनको आप रिजर्वेशन दीजिए, म्यूजिक में दीजिए, अपना एम्प्लॉयमेंट में दीजिए, तालीम में दीजिए, इनको रिजर्वेशन दीजिए कि ये जब आने आपके यहाँ तो आपकी सीटें रिजर्व हो कि इतनी सीटें इन्हीं को मिलेगी। बिल्कुल।
तो ये सिलसिला चलता रहा बहुत दिन तक, और बहुत से लोग इस पर बहुत काम करते रहे। धीरे धीरे हमें ये मालूम हुआ कि भाई ओबीसी का मतलब किसी रिलीजन से नहीं है। जी। तो ठीक है, बहुत बड़ी तादाद में हिंदू है क्योंकि हिंदुओं मेजॉरिटी में, लेकिन ओबीसी का मतलब ये नहीं कि हिंदू, आप किसी भी रिलीजन में हैं और आपके साथ ये तमाम हो चुका हो कि आप तालीम से दूर रहे हो और पूरी तरक्की नहीं कर सके हो, तो आपका भी उतना हिस्सा। ये मुझे सबसे पहले बात बताई थी वीपी सिंह साहब। अच्छा। वीपी सिंह साहब ने कहा भाई इसका मजहब से कोई रिलेशन नहीं। तो मैंने कहा साहब हमारे यहाँ तो वो बहुत बड़ा मसला ही है, हमारे यहाँ तो आधे से ज्यादा जो है वो तो पढ़ी लिखी ही नहीं, वो तो यही सब काम करते हैं। तो कहेंगे तो इसके लिए एक होना चाहिए जी। तो उसके बाद यहाँ पर मुस्लिम ओबीसी बड़ी, शबीर अंसारी जो थे जिन्होंने कायम की थी ये मुस्लिम ओबीसी की। मैं पढ़ता रहा, जानता रहा, क्योंकि एक दिलचस्पी थी जिंदगी से। वो प्रफुल्ल बिडवई हुआ करते थे जर्नलिस्ट, सब तो नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया में मैंने उनका आर्टिकल पढ़ा। अच्छा। और उनके आर्टिकल से मुझे सब मालूम हुआ, उसी के साथ मुझे मालूम हुआ कि मुस्लिम ओबीसी का मसला है। तो फिर मैंने मुस्लिम ओबीसी के लोगों से कांटेक्ट किया और किया, फिर उसके बाद से मैं मुस्लिम ओबीसी के लिए काम करता रहा, जो कुछ भी काम करता रहा। फिर ये हुआ कि जहाँ भी ओबीसी का ये लोग गड़ जाते कि आप उनको बैकवर्ड क्यों करें। हाँ। ये बैकवर्ड फॉरवर्ड का सवाल नहीं है। तो बड़ा मसला होता था, हम जलसे करते थे लोग आते नहीं थे, सेमिनार करते थे लोग आते नहीं थे। तो फिर ये लोगों ने तय किया कि ये जब तक कोई बहुत बड़ी पर्सनालिटी हमारे साथ नहीं आई, हम लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाए। अब बड़ी पर्सनालिटी कौन? उस वक्त हिंदुस्तान में सबसे बड़ी पर्सनालिटी दिलीप कुमार की। तो मैं दिलीप कुमार के पास गया, वो भी ओबीसी का नाम सुनते ही बड़ा कुछ, ये क्या बकवास है। अच्छा। तो मैंने कहा नहीं सर बकवास नहीं, आप समझने की कोशिश की। हाँ। मैंने कहा सर आप आज एक्टिंग में हैं, आपका इतना बड़ा नाम है दुनिया में, बताइए आपके फादर क्या करते थे? अरे वो फादर बागबान थे, हमारे बाप थे। तो मैंने कहा जी ये है ओबीसी। हाँ। आपके फादर ओबीसी थे, बागबान थे। और ऐसे पता नहीं आज कितने बागबान हैं जिन्हें कुछ नहीं मिल रहा है, हम उन बागबानों के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आपके पास आया हूँ कि अगर आप सामने आएंगे तो हम लोगों को बता सकेंगे। फिर बैकवर्ड से मिलाद ये नहीं होता है, बहुत फॉरवर्ड लोग भी जो है उसको समझते हैं और सामने आते हैं। दिलीप साहब ने 2-4 मुलाकातों के बाद बात समझ ली और फिर औरंगाबाद में एक जलसा हुआ, बहुत बड़ा जलसा हुआ, जिसमें दिलीप कुमार साहब जो गए, बड़ा भारी जलसा था। वहां से मामला निकलना शुरू हो गया और गवर्नमेंट तक को ये खबर गई। शरद पवार पहले ही से इंटरेस्टेड थे। अच्छा। और शरद पवार ने भी इंटरेस्ट लिया अपने दिलीप कुमार के आने की वजह से, बहुत फर्क पड़ा। फिर हम लखनऊ गए, वहाँ भी हमारा बहुत बड़ा, दिलीप कुमार साहब भी गए थे उसमें। तो धीरे 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 मुस्लिम, और अच्छा अब आप देखिए बॉम्बे में अगर आप जाइए तो आपको एक बात नजर आएगी कि आपको बेशतर डॉक्टर्स और इंजीनियर, आप उनके नाम मालूम कीजिए। किसका नाम होगा? नद्दाफ दूरी है वो कहते, किसी का नाम होता जरगर, किसी का, ये सब लोग जो थे ये बैकवर्ड क्लास थे। जब रिजर्वेशन मिला, आज आप देखिए कितने डॉक्टर हैं, वो सिर्फ यही, यानी उसके बाद से 1918 के बाद से जो मुस्लिम ओबीसी थे उनको तालीम के बदले में मिलने लगी। और अब तो महाराष्ट्र में भी ये हुआ, लेकिन महाराष्ट्र में चूंकि शिवसेना वगैरह की गवर्नमेंट थी नहीं थी, लेकिन अब तो तमिलनाडु में नायडू की गवर्नमेंट बनते ही नायडू ने मुलाजिमतों में और तालीम में 4% रिजर्वेशन दिया मुसलमान। ये जो तहरीक थी तो इसका कोई मखसूस नाम भी था? किसका? ये जो ओबीसी, हम उसे मुस्लिम ओबीसी कहते थे। अच्छा। आज भी उसे मुस्लिम ओबीसी कहते। जी जी। किसी खास कोई और ये नाम एक नहीं। बहुत बड़ा मिथ था जिसकी वजाहत आज जनाब हसन कमाल साहब ने की। और ये बड़ी वाकई में ये एक बहुत ही हकीकत है कि ये जब लफ्ज़ बैकवर्ड आता है तो हम इसको एक बहुत ही गलत तरीके से हम इसको जो है आंकते हैं, हाँ। जबकि ऐसा नहीं है। तो एक्चुअली बैकवर्ड
किस ज़ुमरे में कहा जाता है, किस ज़ुमरे में आता है, ये इसकी बड़ी खूबसूरत वजाहत हमारे संतवाल साहब ने आज की इस गुफ्तगू में की। मैं इसके बाद एक और सवाल आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि और एक चीज़ है जो आपके नाम से जुड़ी हुई है, वो है MSD। ये क्या चीज़? ये देखिए, ऐसा हुआ कि हम लोगों ने, इसमें कुछ नौजवान शामिल थे, पढ़े लिखे लोग शामिल थे, कि मुसलमानों के बारे में एक ये था कि ये लोग डेमोक्रेटिक नहीं, ये लोग बहुत ही स्टैंडर्ड इनके अपने अलग अलग हैं। लेकिन हमने कहा कि नहीं, मुसलमान हैं डेमोक्रेटिक जी, उनको डेमोक्रेसी में काम करने का मौका नहीं मिलता जी। तो ये हुआ कि अगर हमने एक ऐसी तरकीब बनाए कि जो पढ़े लिखे मुसलमान वो इसमें आए, तो और बहुत सारी ऐसी हमारी चीजें हैं जो दूसरे नहीं समझते। हमारा तलाक का मसला था जी, हमारे यहाँ, औरतों को जायदाद में मसला था। एक साहब ने तो वो पूरी तहरीक शुरू कर दी थी तभी मस्जिद की, वो शाहरुख बानो जी, जी, हाँ, 300 रुपया न देने के बाद पे पूरी बाबरी मस्जिद दवा दी, उन्होंने सब कुछ कर दिया। जी, तो हम लोग बोले ये गलत है, जी। तो हमको ये करना चाहिए ताकि हम हिंदुओं को और दूसरी कम्युनिटीज को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसमें सबसे ज्यादा पिस्ता सितलवाद का भी था, उनके हस्बैंड का भी था, जावेद अख्तर भी इसमें थे, शुरू में बहुत थे, हम लोग भी थे। तो वो MSD बनी, और उस MSD ने बहुत से ऐसी चीजें जो हिंदुओं को नहीं मालूम थी, हम लोग मैं कहा ये तलाक इन सब का हम बिल्कुल इसी तरीके से आपकी तरह सोचते, लेकिन हम अकेले हैं, आप लोग साथ आएंगे तो हम साथ करेंगे। तो वो बना, और MSD खासी उसका अपना वेबसाइट वगैरह भी है, उससे हमने कई चीज़ें बताई मुसलमानों को कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जैसे तलाक, इसके बारे में जो मुस्लिम दुनिया है, सो कॉल्ड मुस्लिम दुनिया, वहाँ क्या क्या हुआ, सब ने हर जगह उस तलाक को, वो 3 तलाक वाले को मामला ख़त्म कर दिया। हमारी तो अपनी फिल्म ही उसके ऊपर थी का, वो तलाक के मामले को ख़त्म कर दिया। हर जगह ये हो गया है कि आप औरत को इस तरीके से घर से निकाल नहीं सकते। कुरान में भी जी, ये कुरान में भी है कि अगर आपने औरतों को घर से निकाला नहीं कि आप उसे घर से निकाल दीजिए, बिल्कुल, उसको एक पीरियड तक आप उसे सेव करना पड़ेगा। तो फिर हमने मलेशिया में, सऊदी अरब में, हत्ता के पाकिस्तान तक में भी 3 तलाक हैं, मगर वो इस तरीके से नहीं, जैसे इस तरीके से नहीं, बिल्कुल उस तरीके से हैं कि आप दीजिए, यही मैं कहना चाह रहा था, कीजिए महीना भर, फिर दूसरी मरतबा दीजिए। कुरान में हमारे यहाँ जो तलाक, कुरान में भी तलाक 3 मरतबा 2 मरतबा की तलाक की सहूलत दी गई है, लेकिन क्या है उसका जो तरीका दिया गया है, दूसरी बात, हाँ, उसमें हमारे यहाँ मुसलमानों का एक तबका ऐसा था जो ये समझता था कि ये तलाक़ें और शादियाँ करने का मसला सहूलत नहीं दी, अल्लाह ने हमको हक दिया है। बिल्कुल, तो अल्लाह ने बिल्कुल हक नहीं दिया, तुमको 4 शादी की भी आदत थी। उसमें भी कहा कि अगर तुम नहीं कर सकते तो मत करो, बेहतर एक ही शादी करो, एक ही शादी करो, जरूरत नहीं कि तुम 4 शादी। वो 4 शादियाँ जिस वक्त उसकी जरूरत थी, उसकी जरूरत की वजह दूसरी तब थी, अब नहीं है वो। तो ये सब चीजें हमने रखी हिंदुस्तानी अवाम के सामने जी, तो हमें बहुत सपोर्ट मिली। और उसके बाद इसमें तो ये हुआ कि हमारा लाल कृष्ण अडवाणी से झगड़ा भी हुआ था। तो जो वो कानून ला रहे, तो मैंने कहा साहब पहले समझिए तो ये क्या है, उसके बाद आप लाइए। खैर बहरहाल वो तो वर्षा गुजर गया जी। अब आज भी वो वक्फ बिल कोड है, मोदी साहब और अमित शाह ने लाया था, वो नहीं पास होगा, उम्र भर नहीं पास होगा, क्योंकि आप किसी कंट्री में किसी एक फिरके के खिलाफ कोई कानून बना ही नहीं सकते। बिल्कुल, ये इम्पॉसिबल। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल जी, CNN का मसला चला कि साहब आपको ये साबित करना पड़ेगा कि आप हिंदुस्तानी हैं। आप लोग घबरा गए, भाई हम पैदा हुए यहाँ, कल के नहीं, पैदा होने से कुछ नहीं होता। आप अपना जो कार्ड है, वोटिंग कार्ड है, उन सब से नहीं, आपको ये साबित करना पड़ेगा कि आप हिंदुस्तानी है। वो उसी वक्त होगा कि जब आपके पास अपना घर हो, आपका अपना घर हो, तब ये मालूम हुआ कि आप हिंदुस्तानी। तो हमको जो मालूम हुआ तो उनसे कहा आधा हिंदुस्तान बाहर हो जाएगा, आधा हिंदुस्तान छोड़ना पर सोचता है। उसके अलावा जो मकान लिए उसमें, उसमें तो 95% वही जो किराए के मांगे, बिल्कुल, तो ये तो बड़ी मुश्किल होगी। और उसका और इतना हुआ कि हम निशान है तो आसाम में पूरा एक खाना बना दिया था कि हम सबको यहाँ रखें। वो पहली ही जब रिपोर्ट आई तो पता चला कि उसमें 80% तो हिंदू है लोग, साबिती
मुसलमानों में तो एक तरीका है कबीलाई कि हमको अपने बाप दादा के नाम मालूम होते, जी, लेकिन बाकी जगह तो वो भी नहीं था। तो वो तो घबरा गए कि हम तो बाप दादा से किसी को बहुत ज्यादा याद हुआ तो दादा का नाम याद होगा, उसके बाद क्या होगा। यदि ये जो पहली लिस्ट आई तो आरएसएस घबरा गई कि तो गड़बड़ है मामला। अब उसके बाद वो अब आज CNN का नाम कभी कभी रवायती तौर पर पॉलिटिशियन लेते हैं, वरना आज CNN का कोई नहीं। किसी भी कंट्री में आप किसी एक कम्युनिटी के खिलाफ कोई लॉ बना ही नहीं सकते। देखिए एक सीधी सी बात, आप हिंदुओं के खिलाफ कोई कानून बना दें, फर्ज कीजिए जी, अब मेरी जरूरत में तो ऐसे बहुत से हिंदू हैं, मुझे इलेक्ट्रिशियन का काम कराना है, मुझे ये करना है, मुझे करना है, तो मैं कैसे कर दूं कि ये तो हिंदू, इससे मैं काम नहीं कराऊंगा। ऐसे ही मुसलमान है, सैकड़ों ऐसे मुसलमान इनकी हिंदुओं का हमेशा जरूरत। यहाँ पर चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, उसको हटाने की कोशिश बार बार की जाती है, अब भी की जाती है, लेकिन वो हट नहीं सकती क्योंकि ये एक दूसरे की जरूरतों का हिस्सा बन गए। बिल्कुल, तो हमने ये तमाम बातें लोगों को बताना शुरू की इत्तेफाक से। तो ये जो सोशल जो रहा प्लेटफॉर्म, इसमें तो आपकी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा मजबूत तरीके से नज़र आई दिखी, लेकिन आपका ताल्लुक फिल्मी शख्सियतों से भी बड़ा गहरा रहा, उनसे भी बड़े गहरे रवाबित रहे, और ख़ास तौर से उसमें नौशाद साहब से, दिलीप साहब से, इनके आपके ताल्लुकात बड़े गहरे रहे। तो इन लोगों के साथ जो वक्त गुजरा, इसमें कोई ऐसी बात या कोई ऐसी याद जो आपके दिमाग में हो जिसे आप शेयर करना चाहें? उसमें तो यादें ही यादें, उसमें तो यादों के अलावा कुछ नहीं है जी। यादें ही यादें हैं, वहाँ से लेके और रफ़ी साहब तक के जी। रफ़ी साहब से हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, उम्दा आदमी थे माशाल्लाह, लेकिन उनकी एक बात नहीं बोलती कभी। उनसे कहो रफ़ी साहब माशाल्लाह आपने क्या गाना गाया है, तो वो सिर्फ ये कहते हैं बस, ये चुटकी बजा कहते, मैंने नहीं उसने गवाया। बहुत ही इंसान, उनके सामने मैंने, आप किसी उस वक्त के किसी हिंदू प्रोड्यूसर या डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर के सामने नाम लीजिए रफ़ी साहब का, तो एक ही लफ्ज़ कहता है, फरिश्ता है। फरिश्ता थे वो वाकई। और ज़ाहिर नौशाद साहब के साथ तो कोई एक लेगेसी है, उनकी अपनी एक कहानी है। मेरी ज़िंदगी में मेरा जो सबसे अहम मामला था वो ये था कि अल्लाह ने मुझको इतना करम किया कि मुझे हर शोबे में, जिस शोबे में मैं गया जी, मुझे वहाँ के बड़े लोगों से मिलने का इत्तेफाक हुआ। मैं जर्नलिज्म में गया तो करंजिया, खुशवंत सिंह, कुलदीप नायर, इन सबसे मेरे ज़ाती ताल्लुकात थे। मैं फिल्म इंडस्ट्री में गया तो BR चोपड़ा, चेतन आनंद, इन तमाम लोगों से मेरा ज़ाती ताल्लुक था बिल्कुल। इसी तरीके से अदब में भी करीमचंद्र के बाद वारदीन सिंह बेदी और अहमद चौधारी, इन सबसे मेरे ज़ाती तलमा, सुल्तानपुरी, साहब लुधियानी, इन लोगों के पास बैठकर मुझे जो मिला वो मुझे किताबों से भी मिला जी। तो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सरमाया ये कि मैं बड़े बड़े लोगों की शख्सियत में बैठा, उनका असर मैंने कबूल किया, और वो आज भी है। आज भी जब मैं अपनी ज़िंदगी में नज़र डालता हूँ, कामयाबियाँ और नाकामयाबियों को छोड़िए ऐसे भी जब नज़र डालता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि मेरी ये बात होती ही नहीं अगर मैं उससे न मिला होता, मैं ये करता ही नहीं अगर मैं उनसे न मिला होता। तो मेरी शख्सियत को ढालने में इन बड़े लोगों की मुलाकातों का, उसमें एक बड़ा आपको दिलचस्प वाक़या बताऊं जी जी। हालांकि उसका इससे कोई बराह रास्त ताल्लुक नहीं, लेकिन आपने कहा तो मैं बताऊं। एक ज़माने में बड़ी एक तहरीक चली थी कि उर्दू का रस्मुल ख़त हिंदी कर दिया जाए, और उसकी एक वैलिड वजह भी थी। कहते थे भाई देखिए, उर्दू की शायरी जब उर्दू की कुछ चीज़ हिंदी में आती है तो बहुत पॉपुलर हो जाती है, उसकी बड़ी किताबें चलती हैं, ये करती हैं। तो अब आज उर्दू की वो हालत नहीं, अब आज उर्दू में तो उसमें मजनू सुल्तानपुरी भी शामिल थे और राही मासूम रजा भी शामिल थे। तो और हम लोग जाहिर है कि बिल्कुल खिलाफ थे इसके। तो एक बड़ी यहाँ पर नशिस्तें हुआ करती थी अदबी। अच्छा। हम लोग महीने 2 महीने में एक नशिस्त किया करते थे, करीमचंद्र की यहाँ नशिस्त थी, और वहाँ राही मासूम रजा भी थे और दूसरे लोग भी थे, और ये बात सामने आई। करीमचंद्र ने एक बात की, करीमचंद्र ने कहा कि साहब एक बात सुनिए, मेरी माँ बहुत गरीब है, और उसने मुझे, मेरे लिए उसने घरों का काम किया, मुलाजमतें की, मुझे किया, बहुत कुर्बानियाँ दी, मेरे लिए
कुर्बानियाँ दी है, उसकी दूसरी बहन बहुत अमीर भी है, सब कुछ है, तो क्या मैं अपनी माँ को माँ कहना छोड़ दूंगा कि वो गरीब? सबके मुंह है कहेंगे कि मैं अपनी माँ को माँ कहना छोड़ दूंगा कि वो गरीब है, तो मैं उर्दू को इसलिए छोड़ दूंगा कि हमें पैसा नहीं देती है। क्या बात, वाह वाह। तो साहब उसके बाद ये तो सारी महफिल उलट गई, मुझे आज तक वो वाकया। अब देखिए, अब ये अगर मैं अपने से करूँ तो आप कहेंगे बहुत अच्छा जुमला बोल दिया तुमने, लेकिन मुझे ये जुमला मिलता ही नहीं अगर मैं उस मीटिंग में ना हो, अगर के सामने उस लोग बैठे ना होते। उनमें से अब बहुत से लोग अब नहीं हैं, बल्कि ज़्यादातर लोग अब नहीं हैं, लेकिन मेरे दिल में तो जिंदा है, बिल्कुल, अब भी याद है। बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ी बात थी जिसका जिल्म हुआ, और वाकई ये एक ऐसा जुमला है कि इसको वो कहते हैं कि ऐसे अल्फाज जिन्हें सोने में तोल दिया जाए, तो ये वैसा ही जुमला था। और हसन कमाल साहब, मैं आपसे जो अगला सवाल करना चाहता हूँ वो ये कि जिस तरह से फिल्मी शख्सियतों से आपका ताल्लुक़ रहा, वैसे ही सियासी लोगों से भी आपके रवाबित बड़े गहरे रहे, जिनमें कई नाम तो बहुत ही ख़ास तौर से लिए जाते हैं, जिनमें बीपी सिंह जी हैं, लालू प्रसाद जी हैं, सलमान खुर्शीद साहब हैं, और इस तरह के लोगों के जो नाम आते हैं। तो इसमें इतने अहम तरीन लोगों के साथ इतने गहरे रवाबित के बावजूद आपने खुद को कभी भी सियासत से मुकम्मल तौर से आपने जो है नहीं जोड़ा। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं सोच रहा था इस सवाल के पहले सबसे पहली यह बात है कि सियासत है क्या। जी, बात लोग कहते हैं इलेक्शन लड़ना और ये करना और वो करना, वो सब भी सियासत है, वो भी सियासत का एक हिस्सा है। जी, वो भरपूर सियासत नहीं, वो है सियासत का एक हिस्सा। इलेक्शन लड़ना, वो करना, वो करना, सियासत दूसरी चीज है। जी, सियासत इस फन का नाम है कि आप ये जानिए कि आप जिस मुआशरे में, जिस कंट्री में पैदा हुए, उस कंट्री में रोजगार, उसमें उसका माशी निज़ाम क्या है, कौन से लोग हैं जो आपकी दुनिया में दौलत इकट्ठा करते हैं, फिर वो दौलत लोगों में तकसीम होती है। ये सब सियासत है। जी, वो दौलत लोगों में तकसीम होती है। फिर आप ये देखते हैं कि अच्छा दौलत तकसीम हो रही है, तो इसमें जिन लोगों ने ये मेहनत दौलत पैदा की है उनको कितना हिस्सा मिल रहा है, जिन लोगों ने पैदा नहीं की है उनको कितना हिस्सा मिल रहा है। फिर आप ये सोचते हैं कि अच्छा जिनको पैसा मिल रहा है वो उनको सही मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, जिनको जरूरत से ज्यादा मिल रहा है उन्हें मिल रहा है नहीं मिल रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि सारा पैसा गरीबों के पास चला जाए और जो लोग अपना काम करना चाहें तो उनके पास ना रहे पैसा। तो ये सब नहीं, इन सबको हटाने के लिए मुल्क में एक समाजी और माशी बैलेंस आना चाहिए, तवाज़ुन आना चाहिए। सियासत का मतलब ये है, मुझे हमेशा इसी किस्म की सियासत से दिलचस्पी रही और आज भी दिलचस्पी। वो लोग जो कहते हैं ना हमें पॉलिटिक्स से दिलचस्पी नहीं है, वो समझते ही नहीं कि पॉलिटिक्स क्या है। पॉलिटिक्स वो नहीं, वो भी है, इलेक्शन वगैरह भी एक हिस्सा है उसका, वो भरपूर हिस्सा नहीं है, उसे हम एक पार्ट कह सकते हैं, पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स। असली हिस्सा ये है जी। और आज भी आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, सारा मामला वहीं पे जा रहा है। अभी भी देखिए जितने पॉलिटिशियंस हैं वो आके यही कहते हैं कि समाजी निज़ाम क्या होगा, माशी निज़ाम क्या होगा, लोगों की जिंदगी कैसे बदलेगी। ये सियासत है, बिल्कुल ये सियासत है। लोगों का मियार जिंदगी कैसे बुलंद होगा, लोगों को उनके बच्चों की तालीम के लिए आसानियां कैसे फराहम होंगी। आपको लगता है कि हमारे मुल्क में इस तरह की सियासत जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उसकी कोई गुंजाइश अब बाकी है? अब बाकी है, पहले नहीं थी। हालांकि नाम लेने से कोई फायदा नहीं होता और मैं भी किसी के नाम नहीं लेता, लेकिन जो हकीकत है वो बताता हूँ। जी, राहुल गांधी का मैदान में आना इसका निशानी थी। हालांकि वो अब भी बहुत उल्टी सीधी हरकतें भी करते हैं, कभी इस मस्जिद चले गए, कभी उस मंदिर में चले गए, ठीक है उनका अकीदा रहे। लेकिन पहली बात जो राहुल गांधी ने की वो ये की कि मुल्क का माशी निज़ाम कैसा होना चाहिए जी, और मुल्क में क्या होना चाहिए। तो ये अब आप देख रहे हैं कि लोग रफ्ता 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 इस समत आ रहे हैं, अभी उसमें वक्त लगेगा, ऐसा नहीं कि उसमें। लेकिन अब लोगों ने ये सोचा है कि इलेक्शन लड़ना ही अकेली सियासत नहीं है। सियासत अभी तमिलनाडु में भी यही हो रहा है, बंगाल में भी यही हो रहा है, यूपी वगैरह की बात छोड़ दीजिए, बाकी जगह हो रहा है कि लोग ये समझ रहे हैं कि भाई जब तक माशी और समाजी तवाज़ुन नहीं बरकरार होगा सोसाइटी में, तब तक ये मुल्क तरक्की नहीं कर पाएगा। अब लोग इसकी तरफ आना शुरू हो गया, कितना होगा देखने की बात। जी जी। और आपका ताल्लुक़ चूँकि फिल्मों से रहा और फिल्मों के लिए आपने नग़्मे भी लिखे, और आपके 2 नग़्मे तो ऐसे हैं जो बिल्कुल लोगों के ज़हन और दिल पे छाए हुए हैं।
एक उसमें निकाह का था जिसे सलमा आगा जी ने अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड किया था, दिल के अरमा आंसू में बह गए। जिंदगी एक प्यास बनकर रह गई। तो ये जस्ट आपने एक नगमा समझकर लिख दिया था या कहीं कुछ माजी की कुछ बातें? देखिए ऐसा है कि शुरू में ये होता था जी कि जो शायद जो लिया जाता था गीतकार लिखने के लिए, उसको तमाम स्टोरी बता दी जाती थी। जी कैमरामैन वगैरह तक भी होते थे, उनको सारी स्टोरी बता दी जाती थी कि देखो ये स्टोरी है, ये पूरी चली और ये कहानी में ये जो नगमा है वो यहाँ पे आएगा, इससे पहले इस कैरेक्टर के साथ सब कुछ हुआ था, इसके बाद इस कैरेक्टर के साथ ये सब होगा, इस पर तुमको गाना लिखना है। जी तो हम लोगों का एक तरीका होता था, मुझे नहीं मालूम, मेरा अपना तरीका होता कि मैं हमेशा ये सोचता था जब मुझे गाना लिखने के लिए कोई चीज़ दी जाती थी तो मैं ये सोचता था कि अगर इस कैरेक्टर की जगह मैं होता तो मैं क्या सोचता। अच्छा। तो अब वो समझ में नहीं आ रहा कैसे सोचूं। उसमें फानी पदाई होने का गलबन कोई शेर था, दास्ता जो सुनानी थी वो सह गए, कुछ इस तरीके से एक उनकी गजल थी। अच्छा। तो वहां से मैंने दास्ता एक सुनानी थी कह गए बहरहाल जो भी दूसरा बोल, तो वहां से मैंने ये उठाया दूसरा, और फिर वो दिल के अच्छा तो मालूम था कि इस औरत के साथ ये हुआ है, इस औरत के साथ आगे ये होने वाला है, तो वो सब चीज़ें दिमाग में रख के मैंने वो गाना लिखा। जी। और लेकिन ऐसा है कि लोग कहते हैं वो गाना बहुत अच्छा है, जाहिर आप लोग कहते हैं तो अच्छा ही होगा। जी। लेकिन ये उस फिल्म में फजा भी है जवान जवान सबसे ज़्यादा पसंद था। जी। तो जैसी एक और फिल्म थी उसका गाना किसी नज़र को तेरा इंतजार। जी। ओ किसी नजर को तेरा इंतजार आवाज दी है आज एक नजर ने क्या, ये मुझे ज्यादा पसंद। अच्छा कि ठीक है, लोगों को जो पसंद आया वो पसंद आया, जो नहीं पसंद आया वही पसंद में आया। चीजें दो होती इसमें है, कोई शिकायत एक मास की पसंद होती है, खास की पसंद होती है। जी। तो अब जो चीजें अगर वो अंडररेटेड भी है, अगर मास की पसंद बन जाती है तो वही चीज पॉपुलर ज्यादा हो जाती है। नहीं अब सही है। तो ये हमेशा से रहा है कि जो बहुत खास चीजें होती हैं वो तो खास के लिए ही होती हैं, मास तो उसकी तरफ जाते नहीं है। अब मिसाल के तौर पे अगर हमारे यहाँ आप किसी भी फील्ड में जाए तो वहाँ देखें तो ये दो तप्पे आपको हमेशा नजर आते हमें हैं। हर जगह अदब में भी देना है। जब आपने पूछी सियासत, अरे सियासत कहाँ नहीं है भाई? हाँ। क्या अदब में सियासत नहीं है? जी। ये छोटा अफसाना लग गया, ये अफसाना लगा भाई नहीं, ये तो वो है। अरे तिजारत में भी यही सियासत है। सियासत से अगर वो मुराद है तो सियासत जिंदगी के हर शोबे में मौजूद है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके लिखे हुए गीतों में कोई ऐसा गीत जिसके पीछे कोई वजह हो या कोई ऐसा कोई मामला हो कि जिसकी वजह से आपने उस गीत को याद करते हुए लिखा? आम तौर पर मुझे मालूम नहीं दूसरे लोगों का क्या हाल है। बहुत से लोग ऐसे हैं, जैसे मैं मिसाल के तौर पर साहिब मुजाहिर के नाम ले सकता हूं, कि वो पहले शायरी कर लेते थे और वो शायरी किसी कहानी सुने बगैर वो अपने तौर पर कर लेते थे, उनका जो भी प्रोसेस रहा जी। फिर वो लोगों को सुनाते थे। अच्छा। और उसके बाद उसमें से लोग कहते थे कि ये बहुत अच्छा है, इसको गीत बनाएंगे। अच्छा। वो करते थे। मैंने वो कभी नहीं किया। जी। मैंने कभी कोई गीत पहले से लिखा नहीं। मैं हमेशा इसी को, जो मैंने आपसे अर्ज किया कि मुझे कहानी सुनाई गई, उस कहानी में उस कैरेक्टर के बजाय अपने आप को रखा। सोचा अगर यहाँ मैं होता तो मैं क्या कहता, और उस हिसाब से मैं गीत तो इस लिखे। तरह से आपने फिल्मों के लिए तकरीबन कितने गीत लिखे होंगे? जी, फिल्मों के लिए आपने कितने गीत लिखे होंगे अब तक? मैं समझता हूँ कि 100-150 से ज्यादा ही होंगे। अच्छा। तो इसकी शुरुआत तो शायद 1968 की फिल्म से हुई है ना, बम्बई ये रात की बाहों। बम्बई रात की बाहों में वो ख्वाजा अहमद अब्बास की फिल्म थी। जी जी जी। तो लेकिन ख्वाजा अहमद अब्बास खुद भी म्यूजिक के बहुत खिलाफ थे जी। और उनकी म्यूजिक का कोई चांस होता नहीं था। वो बन गई थी हमारी फिल्म, तो हम उसके हिसाब से फिल्मी शायर भी हो गए थे। तो शायरी में भी तो आपका एक मजमुआ भी आया था शायद, हासिल यही। ये पूरा एक मजमुआ हासिल यही के नाम से आया है। जी। अब उसमें वो शायरी है नहीं है, क्या है क्या नहीं, वो है लोगों का। नहीं, लेकिन उसका वो टाइटल बड़ा खूबसूरत है, हासिल यही। हासिल यही अपने आप में एक बड़ा ही खूबसूरत एक अनोखा सा टाइटल है। और उसमें अभी जो आपकी शायरी का सिलसिला तो अब तक जारी होगा मेरा ख्याल है। अब भी है ना? खत्म नहीं हुआ है। नहीं तो खत्म नहीं हुआ तो फिर ऐसा क्यों ना करें? अब शायरी नहीं, अब शायरी यादें होगी।
जी यादें हैं। यादें कोई हैं। को कभी शेर बन गया तो बन गया, जी जी मगर शायरी है नहीं। हाँ, कोई वाकया हो ऐसा तो फिर उसके ऊपर यकीनन जहन दौड़ता है। नहीं तो कुछ कलाम ऐसा या कोई ऐसी गज़ल या नज़्म जो आप हमारे देखने वालों के लिए आप अगर अपनी आवाज़ में। वही मुसीबत वही है कि मैं जिसे पसंद करता हूँ ज़रूरत नहीं, ज़रूरी है कि लोग उसे पसंद करें। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे पसंद है, लोगों को पसंद है। मैं आपको क्या बताऊँ कि मुझे ये शेर बहुत पसंद है। भाई ऐसा है कि आज के हमारे देखने वालों ने आपको बहुत तरह से देखा, आपको सियासत के मामले में भी देखा, आपको सोशल एक्टिविस्ट की हैसियत से भी देखा, एक रिफॉर्मर की तरह से भी देखा। तो जब शायरी की बात आई तो मैं समझता हूँ कि अगर आप अपनी ज़ुबान से अपनी आवाज़ में अगर दो चार शेर अगर अपने इनायत कर देंगे, क्योंकि दिल के अरमा आपने लिखा वो तो सलमा जी ने गाया तो हम लोगों ने सुन लिया, किसी नज़र को जो है वो भूपेंद्र जी ने गाया तो हम लोगों ने सुन लिया, लेकिन आपकी चीज़ अगर जो है कलाम शायर बस ज़बान शायर अगर हो, उसकी अहमियत कुछ अलग हो जाती है। और आप लोग तैयार हो जाइए, अब हम आपके सामने जो पेश करने जा रहे हैं ये बहुत ही ख़ास है। हसन कमाल साहब का एक कलाम, बहुत ही खूबसूरत सा, खुद इनकी अपनी आवाज़ में। यकीन टूट चुका है, गुमान बाकी है, वाह क्या बात, हमारे सर पे अभी आसमान बाकी। क्या बात, क्या बात। उन्हें ये ज़ोम के फरियाद का चलन में रहा, हमें यकीन के मुंह में ज़बान बाकी। हाँ हाँ हाँ, हमें यकीन के मुंह में ज़बान। हमें यकीन के मुंह में ज़बान बाकी है। जी। हर एक संत से पथराव है मगर अब तक, हर एक संत से पथराव है मगर अब तक लहू लहान परिंदे में जान बाकी। वाह 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 वाह, ये एक ऐसा शेर है कि जिसे हम बहुत सारी जगहों पे इस शेर की रोशनी में हालात को देख सकते हैं। बहरकैफ आज की हमारी जो गुफ्तगू हो रही थी वो जनाब हसन कमाल साहब से हो रही थी। अब चलते चलते मैं जनाब आपसे एक थोड़ा सा एक पर्सनल सवाल करना चाहूँगा, अगर आपकी इजाज़त हो तो। आपकी जो पहचान रही वो एक कम्युनिस्ट पार्टी के एक मेंबर की हैसियत से रही, और मैं जिस वक्त आपके घर पे आया अभी कुछ घंटों पहले तो मैंने देखा कि कुरान मजीद आपके सामने रखा था और नमाज का वक्त हो रहा था, तो आपने कहा कि 4 बजे आप आएँ ताकि उस वक्त तक मैं नमाज से फारिग हो जाऊं, और अभी तो मैं किताब पढ़ रहा हूँ। जहाँ तक मेरे कम्युनिस्ट होने का सवाल है, जी, मुझे उस पर कोई शर्मिंदगी नहीं था। वो एक ज़माना था कि जब आदमी का चोरी ही माना जाता है कि वो कभी और सोशलिज्म से कितना मुतासिर है। मैं लक्ष्मी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और लक्ष्मी यूनिवर्सिटी की जो कम्युनिस्ट शाख थी, स्टूडेंट फेडरेशन, उसका जनरल सेक्रेटरी में था, वो सब था। और उस ज़माने में कम्युनिस्टों से जो हरकतें होती थी वो हरकतें मुझसे भी, अगर मैं वो नहीं होता तो आज आपको कुरान पढ़ता हुआ नहीं रहता। नहीं तो मैं आपसे यही जानना, मैं नहीं से हाँ पे आया हूँ। हाँ, तो ये तब्दीली जो हुई ये कैसे हुआ? ये अचानक नहीं हुई। अच्छा। ये रफ्ता 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 मुझे यकीन आया कि नहीं, हर चीज मैं नहीं करता, कोई और है जो कुछ कर रहा है। क्या बात। मेरे कोई और है, उसे मैं वाकिफ ही नहीं। वो है कौन? उसके सामने न मेरी कोई मूर्त है न कोई तस्वीर है, वो कौन है इसके इशारे पर मैं सब कर रहा हूँ। इसमें रफ्ता 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 इसमें जाहिर है कि जैसे पहले कम्युनिस्टों में थे तो कम्युनिस्टों में होते थे, जब इस तरफ रागिब हुए तो मुझे बहुत से उलमा से बहुत से लोगों की बातें सुनने का मौका मिला। जी। उसमें एक आलिम का नाम था मुख्तार नदवी, बहुत अच्छे आलिम थे, जिससे मेरे सामने मॉर्निंग वॉक पर से मुलाकात होती थी। वो धीरे 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 उन्होंने मुझे बताया कि तुम जिसको ढूंढ रहे हो वो ये है। अच्छा। वो ये अल्लाह है। तो मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि मुझे नहीं से पे हाँ पिलाने वाले मुख्तार नदवी थे। तो वो सब हुई। उसके बाद से मुझे लगा कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा जब तक मैं दुआ नहीं करूँ। और दुआ उसी से करना है जो हर दुआ पूरी कर सकता है। जी। तो आज जो मेरी जिंदगी है वो बातें आप इसमें न करें तो बेहतर है। मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ कि मैं सिर्फ दुआ में सबको मांगता हूँ। मैं सुबह जब वजह की नमाज के बाद दुआ मांगता हूँ तो मैं 10-15 मिनट तक दुआ मांगता हूँ। सारी दुनिया के लिए दुआ, अपने दोस्तों के लिए, अपने अजीजों के लिए,
अपने सबके लिए, अपनी कौम के लिए, सबके लिए मैं दुआ मांगता हूँ। बीच में एक मरहला आया, मेरी बेटी जो अभी आके गई है आपके सामने, मालूम ये हुआ कि इसका दिल बहुत कमजोर है। तो बड़ी ये हुई, मैं उसके साथ था जब ये बताया गया कि इसके अलावा कोई इलाज नहीं है, कि इसका दिल बदल दिया जाए। अच्छा। ट्रांसप्लांटेशन। जाहिर है ट्रांसप्लांटेशन मेरे तो हो गया कि तो बहुत ज़बरदस्त। मैं सिर्फ दुआ मांगता रहा। अल्लाह, मुझे बताया गया कि इसके लिए 30-35 लाख रुपया खर्च हो। जी। मैं सिर्फ दुआ मांगता रहा कि अल्लाह इतनी बड़ी रकम के लिए मैं सिर्फ तेरे ऊपर मुंतज हूं, मैं तेरे सामने चादर फैलाऊं। मैं दुआ ही मांगता रहा, मुस्तकिल दुआ मांगता था। आंसू दुआ मांगता तो ये 30-35 लाख रुपया जाहिर है मेरे पास तो नहीं था इतना। लेकिन ये देखिए कि इस बीच में जावेद अख्तर साहब से मेरी काफी लड़ाई भी हुई, दोस्ती भी थी, लड़ाई भी हुई थी, और वो मेरे खिलाफ भी थे। उन्होंने मेरे खिलाफ, और तो IPRS में मैंने बताया कि मैं जेल जाने तक में गए, उन सब में उनका हाथ भी था। अच्छा। तो वो सब था 30-35 लाख रुपया। मेरे कुछ दोस्तों ने, जिसमें दिल्ली के एक जर्नलिस्ट संजय कपूर है, निशन कपूर का बेटा, उसने लोगों से अपील की सब कुछ, और वो अपील रफ्ता रफ्ता करते हुए जावेद अख्तर तक। तो कहने वाले ने कहा ये मामला है, तो जावेद अख्तर ने मुझे फोन किया। तो कहा कि आपने IPRS से क्यों नहीं कहा? तो मैंने कहा IPRS से मेरा क्या लेना है, मैं चेयरमैन था, हो चुका, अब खत्म हो गया, उससे क्या लेना। कल अच्छा मैं कुछ करता हूँ। मैंने कहा बहुत शुक्रिया भाई, मैंने दोबारा याद नहीं दिलाया। एक दिन मैं यहाँ बैठा हुआ था, मेरी बेटी और मेरे दामाद ये सब मेरे साथ थे, कि जावेद अख्तर का ये फोन आया कि सर आपका काम, बल्कि IPRS का जो डायरेक्टर था मेरे घर पे आया, राकेश निगम। उसने कहा सर आपका काम हो गया, और हॉस्पिटल को 35 लाख रुपया जमा करा दिया, और इसमें जावेद अख्तर साहब ने बहुत बड़ा रोल किया। सही, तो मैं लिपट गया अपनी बेटी से। मैंने जावेद अख्तर को फोन किया। मैंने कहा भाई कल के लिए शुक्रिया के लफ्ज मत कहिएगा, खुदा के लिए शुक्रिया के लफ्ज मत कहिएगा, ये उसके लफ्ज है मेरे लिए। उसने कहा कि आप यकीन कीजिए, मैंने ये सोचा कि अगर हसन कमाल की जगह इस वक्त मैं होता तो मैं क्या करता, तो मैं तो इससे 1000 दर्जा बेहतर करता जो मैं कर। मैंने तो कुछ किया ही नहीं। मैं तो मुझे ये ख्याल आया कि वो तो मुझसे, और मैं ये भी जानता हूँ कि आपने मुझे जिंदगी में उस वक्त साथ दिया जब कोई मेरे साथ नहीं था। जी। तो बहरहाल ये रुपया उनकी मेहरबानी से इकट्ठा हुआ। बच्ची का हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हो गया, अब वो आपके सामने है। माशाल्लाह कार भी चला लेती है, एक्सरसाइज भी करती है। साल भर तक के लिए उसे 5 मार्च को उसका ऑपरेशन हुआ था, तो 5 जनवरी तक उसे उस चीज में बहुत परहेज करना पड़ेगा। वो खाना नहीं खा सकती बाहर कहीं जब तक कि खुद उसे मालूम ना हो, और वो घर पे खाना खाती है। दोनों का घर पे आदमी खादमा आती है, खाना बनाती खाती है। ये सब हुआ दुआ की वजह से हुआ। मैं तो अगर मैं वो नहीं होता कम्युनिस्ट, तो मैं इतनी बुरी तरीके से आज मोमिन भी ना होता। मैं तो खैर क्या हूँ। दरअसल वो जो मैंने मंजर देखा था, तो अचानक मैं बैठा था जब असलम भाई के साथ, तो वो सवाल मेरे जहन में आया, क्योंकि कम्युनिस्ट के ताल्लुक से अमूमन ये सोचा जाता है कि ये नास्तिक हैं, खुदा की ज़ात पे यकीन नहीं रखते। और ये जानने के बाद कि आप एक कम्युनिस्ट हैं और खुदा की ज़ात पे यकीन जो नहीं रखते हैं कम्युनिस्ट, तो यहाँ एक ऐसा शख्स मेरे सामने बैठा था कि जो सहीफ़ा लेके बैठा था, आसमानी सहीफ़ा लेके बैठा था, और जो इस मुंतज़िर था और कह रहा था कि मैं थोड़ी देर में नमाज के लिए निकलूंगा। तो ये तो एक मोमिन की निशानियां हैं। तो ये ऐसा कैसे हुआ, कैसे इतनी बड़ी तब्दीली आई जो आपने अभी वजाहत किया कि इस तरह से? मैंने बताया था कि उसका सफर रफ्ता रफ्ता था। वो ऐसा नहीं हुआ कि मुझे जाना ख्याल आ गया, नहीं आज समय रफ्ता रफ्ता उसमें पढ़ाई लिखाई रोशनी आहिस्ता आहिस्ता मिलती रही।
लोगों से बातें सुनना भी थी। अच्छा, मुझको एक था शुरू से बचपन कि मुझे कंपैरेटिव स्टडी का बहुत शौक था। ओके। मैंने दुनिया की हर मजहब की किताब पढ़ी। अच्छा। मैंने वेद मुकद्दस पढ़ा है, मैंने गीता पढ़ी है, मेरे पास तौरेत का उर्दू तर्जुमा अब भी मौजूद है, मैंने बाइबल पढ़ी। मुझे तो कंपैरेटिव स्टडी से मुझे धीरे धीरे एक दिन ये ख्याल आया कि कोई तो है, अगर कोई है तो इनमें से तो नहीं है भाई, फिर वो तो यही है। जी जी, वाह, क्या फिर वो तो यही है जो अल्लाह कहता है कि देखो मैं हूँ, देखो मैं हूँ, जान लो कि मैं हूँ। जी। तो मैंने कहा ये तो वही है कि इसकी कोई तस्वीर नहीं, इसकी कोई मूर्त नहीं। उसने कहा ये मैं हूँ, मुझे पहचानो। जब तुम मेरे पास आते हो तो तुम मेरी इबादत नहीं करते हो, तुम मेरी मुझसे बात करते हो। वाह, क्या बात, क्या बात। तो ये है बहरहाल। अब ये सब किस्से इतने हैं कि बातें बहुत ही खूबसूरत हो रही हैं, बहुत ही ख़ास हो रही हैं, और इनमें बहुत सारे यादगार लम्हे छुपे हैं, बहुत सारे यादगार वाक़यात और मार्कतुल चीज़ें भी इसमें शामिल हैं। तो ये एक छोटा मोटा ज़िंदगी का खाका रहा, और हमारे हसन कमाल साहब का एक ऐसा सफ़र रहा कि जिस सफ़र की कई मंजिलें थी, कई पड़ाव थे, और हर मंजिल से ये बड़ी ही कामयाबी के साथ गुजरते चले गए, और आज उम्र के इस मकाम पे बैठे हैं। आज मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात रही कि आज मैं हसन कमाल साहब के रूबरू बैठा, उनसे मैंने गुफ्तगू की और इतनी सारी बातें की, और इन्होंने अपनी ज़िंदगी की इतनी ख़ास बातें आपके साथ शेयर की। तो बस वक्त हो चला है कि मैं इनको भी आराम के लिए कहूँ, और आप लोगों से भी मैं रुख्सत लूँ, आप लोगों को भी अलविदा कहूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। अपने दोस्त, अपने भाई जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए, बहुत सारी मोहब्बतों के साथ। खुदा हाफ़िज़।